हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है जॉन डन की प्रेजेंट इन एब्सेंस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। द पोएट हैज पर्सोनिफाइड एब्सेंस एंड एड्रेसेस इट, यानी कि पोएट ने जो है एब्सेंस को पर्सोनिफाइड किया है, यानी उसे इंसानों जैसा गुण दिया है और उसे संबोधित किया है। देखिए, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है कि किसी निर्जीव चीज को या किसी बेजान चीज को जो है पर्सन जैसे जो है कैरेक्टरिस्टिक देना। और देखिए, यहाँ पर एक कर भी क्या रहे हैं कि एब्सेंस को संबोधित कर रहे हैं, जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है। ही रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ एब्सेंस टू हियर केयरफुली, और वो एब्सेंस की स्पिरिट से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम केयरफुली, यानी कि ध्यान से मेरी बातों को सुनो। व्हाट ही इज गोइंग टू टेल, कि जो वो कहने जा रहे हैं, बिकॉज हिज वर्ड्स आर सर्टेनली अ टाइप ऑफ चैलेंज टू इट्स पावर, क्योंकि असल में इनके जो शब्द हैं वो क्या हैं, वो एक किस्म का जो है चैलेंज है एब्सेंस की पावर के अगेंस्ट में। यानी कि ये जो है एब्सेंस को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ कीपिंग द लवर्स वे फ्रॉम ईच अदर, बट इन फैक्ट, तो ये इट किसके लिए कहा गया है? इट कहा गया है एब्सेंस के लिए, कि एब्सेंस जो है वो सोर्स है किस चीज का? ऑफ कीपिंग द लवर्स अवे, यानी कि दो प्रेमियों को एक दूसरे से दूर रखने का, कि दोनों प्रेमियों में से कोई एक एब्सेंट होगा तो वो निश्चित रूप से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये जो है सोर्स है लवर्स को एक दूसरे से दूर रखने का, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, द लवर्स में बी केप्ट अवे फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, लेकिन वास्तव में जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे से तब तक दूर रह सकते हैं जब तक कि संभव हो। द डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ टाइम विल नॉट क्रिएट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर लव, और जो उन दो प्रेमियों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, और जो लेंथ ऑफ टाइम है, यानी जो वो लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, जितने समय तक वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, विल नॉट क्रिएट एनी एडवर्स इफेक्ट, वो कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगा ऑन देयर लव, उनके प्रेम के ऊपर, उनके प्यार के ऊपर, यानी कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके प्यार पर ना तो डिस्टेंस और ना ही टाइम का कोई अर्थ या असर पड़ता है। डन एक्सप्लेन्स हिज फेथ, और उसके बाद डन जो है अपनी फेथ को एक्सप्लेन करते हैं इन द फर्मनेस ऑफ लव, प्रेम की दृढ़ता के ऊपर, मोर इलेबरेटली, और भी ज़्यादा विस्तार से आगे। ही सेज दैट लवर मस्ट लव हिज बिलव्ड विद फुल पैशन, वो कहते हैं कि जो लवर है उसे अपनी बिलव्ड को पूरे पैशन से प्यार करना चाहिए। एंड देन देयर लव विल बिकम इमॉर्टल, और अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? जो उनका प्रेम है वो इमॉर्टल हो जाएगा, यानी कि अमर हो जाएगा। द ग्रेटनेस ऑफ द मिस्ट्रेस मस्ट इन्फ्लुएंस हिम मेंटली, और जो मिस्ट्रेस की ग्रेटनेस है उसे जो है लवर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए मेंटली, यानी कि प्रभावित करना चाहिए मानसिक तौर पर। एंड देयर हार्ट्स एंड सोल्स मस्ट बी फर्मली टाइड विद ईच अदर, और उन दोनों प्रेमियों के जो दिल हैं और जो उनकी आत्मा है वो एक दूसरे से मजबूती से जो है बंधी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ लव कैन नेवर बी सेपरेटेड, इस किस्म का जो लव होता है उसे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इवन बाय द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस की बेस्ट एफर्ट के द्वारा भी नहीं। बिकॉज इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ टाइम एंड प्लेस, क्योंकि जो है जो इस किस्म का प्यार होता है वो टाइम और प्लेस की पहुंच से बाहर होता है। द पोएट कन्फेसेस दैट द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लव इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, यानी कि पोएट जो है इस बात को स्वीकार करता है कि जो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, यानी प्रेम को जो अभिव्यक्त किया जाता है, वो जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि वो ठीक चीज़ नहीं है, वो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये पोएट कह रहा है। हिज लव इनवर्डली इज कंट्रोल्ड बाय रीजन, क्योंकि उसका प्रेम जो है वो उसके भीतर ही रीजन के द्वारा, तर्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड सो इट फ्लॉरिशेज, और इसीलिए ये फलता फूलता है विद इन हिज हार्ट, उसके दिल में। ही लैक्स दिस अर्ज ऑफ अननेसेसरी एक्सप्रेशन, और ही का मतलब है कि पोएट, पोएट जो है या स्पीकर जो है
वो क्या कह रहा है कि उसके अंदर पूरी तरह से अभाव है इस तरह के अनावश्यक एक्सप्रेशन का, कि वो अपने प्यार को व्यक्त करे या अपने प्यार का दिखावा करे, ऐसी उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। इन फैक्ट लव इज अ पर्सनल मैटर, बल्कि वो ये कह रहा है कि लव जो है ये एक पर्सनल मैटर है एंड शुड नॉट बी मेड पब्लिक, और इसे जो है पब्लिक डिस्प्ले इसका नहीं करना चाहिए। अच्छा है कि जॉन डन आज हमारे इंस्टा रील के ज़माने में नहीं है, नहीं तो उनको जाने कैसा लगता। तो आइए आगे देखते हैं। ओनली देन इट विल रिमेन अ सोर्स ऑफ प्लेजर। तो अगर जो है इनका कहना यह है कि अगर हम लव का जो है पब्लिक डिस्प्ले नहीं करेंगे, तभी जो है ये एक सोर्स ऑफ प्लेजर बनेगा, यानी हमारी खुशी का कारण बनेगा। द पोएट अगेन स्ट्रेसेस, इसके बाद पोएट एक बार फिर से जोर देता है द फैक्ट दैट एब्सेंस इज नॉट हार्मफुल, कि एब्सेंस जो है हार्मफुल नहीं है, नुकसानदायक नहीं है फॉर द लवर्स इन एनी वे, प्रेमियों के लिए किसी भी तरीके से एब्सेंस जो है वो हार्मफुल नहीं है, ऐसा ये पोएट कह रहा है। इन हिज मेमोरी ही विल इमेजिन, तो आगे वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी कल्पना में, अपनी मेमोरी में जो है मैं इमेजिन करूंगा, क्या करूंगा, दैट ही इज एम्ब्रेसिंग एंड किसिंग हर एंड देन नो बडी कैन ऑब्जेक्ट और बी एंग्री विद देम, कि वो अपनी प्रेमिका को जो है गले से लगा रहा है और उसे किस कर रहा है, और कोई भी, क्योंकि वो अपना अपने मन में, अपने ख्यालों में ऐसा कर रहा है, तो ना तो कोई जो है ऑब्जेक्शन करेगा और ना ही कोई उनसे नाराज होगा। दे विल इंजॉय देयर लव ऑल द टाइम, और वो हमेशा अपने प्रेम को इंजॉय करेंगे एंड नॉट मिस ईच अदर इवन फॉर अ मोमेंट, और एक दूसरे को वो एक क्षण भर के लिए भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथी होंगे तो फिर मिस करने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है। सो एब्सेंस इज नॉट अ बेन बट ब्लेसिंग फॉर द लवर, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो एब्सेंस है वो असल में कोई बेन नहीं है। बेन का मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत या फिर श्राप। तो एब्सेंस कोई मुसीबत नहीं है बट ब्लेसिंग, बल्कि वो ब्लेसिंग है लवर्स के लिए। तो दोस्तों ये थी इसकी समरी। अब आइए इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। डन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, यानी कि डन को जो है, जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर माने जाते हैं। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द फिजिकल पैशन एंड देयर इज नथिंग लाइक आइडियल स्पिरिचुअलिटी बट एट प्लेसेस। हालांकि जो है देखिए यहाँ एट प्लेसेस नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है फिजिकल पैशन को अपनी दूसरी पुरानी पोएम्स में, एंड देयर इज नथिंग लाइक आइडियल स्पिरिचुअलिटी, और वो उन्होंने ये भी कहा है कि आइडियल स्पिरिचुअलिटी जैसी जो है कोई चीज़ जो है नहीं है जैसा कि फिजिकल पैशन है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि फिजिकल पैशन भी जो है असल में एक आइडियल स्पिरिचुअलिटी ही है। ठीक, फिजिकल पैशन को भी वो स्पिरिचुअल मानते हैं, बट एट प्लेसेस, लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे कि इस पोएम में ही हैज़ प्लीडेड इन फेवर ऑफ प्लेटोनिक लव, उन्होंने जो है प्लेटोनिक लव को सपोर्ट किया है। प्लेटोनिक लव दोस्तों एक ऐसा ऐसा प्रेम होता है जिसमें जो है एक दूसरे से कोई मतलब फिजिकल अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इन द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस, यानी कि जो पोएम है प्रेजेंट इन एब्सेंस, वी नोटिस, हम नोटिस करते हैं द सेम टच ऑफ प्लेटोनिक फिलॉसफी, इसी प्लेटोनिक फिलॉसफी को महसूस करते हैं। अब आइए इस पोएम की थीम देख लेते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज दैट लव इज एन इमॉर्टल इमोशन, तो इस पोएम की सेंट्रल थीम ये है कि प्रेम जो है वो एक अमर भावना है, एक इमॉर्टल इमोशन है। ए बॉन्डेज ऑफ टू सोल एंड नथिंग कैन सेपरेट द लवर, ठीक, जो दो आत्माएं हैं उनके जो बॉन्डेज है, यानी उनका जो मेल है, उनका जो जुड़ाव है, उसे कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है। लवर्स की जो लवर्स की सोल है, उनकी बॉन्डेज को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है। ही टेल्स दैट सेपरेशन ऑफ द लवर्स बाय प्लेस और टाइम इज इमैटेरियल, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लवर्स का सेपरेशन है प्लेस और टाइम के द्वारा, प्लेस मतलब दोनों लवर अलग अलग जगह पे हैं और टाइम मतलब कितने समय तक एक दूसरे से दूर हैं, ये असल में इमैटेरियल है, यानी कि असल में ये वास्तविक नहीं है। एंड द एब्सेंस फ्रॉम ईच अदर विल नॉट एक्सरसाइज एनी इन्फ्लुएंस, और एक दूसरे का, लवर्स के लिए एक दूसरे का एब्सेंस जो है वो किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस को जो है एक्सरसाइज नहीं करेगा, यानी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा अपॉन द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच की बॉन्ड को, यानी कि उन दोनों के बीच के प्रेम को।
तो अब इस पोएम में यूज हुए पोएटिक डिवाइस को देख लिया जाए। एज ए मेटाफिजिकल पोएट यानी मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डन हैज यूजेस द कंसीट, उन्होंने इस्तेमाल किया है कंसीट का, एंड फार फेच्ड इमेज इन दिस पोएम ऑल्सो, इस पोएम में भी उन्होंने कंसीट और फार फेच्ड इमेज का इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये दोनों ही क्वालिटी जो है मेटाफिजिकल पोएम की बहुत ही मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। ही बिगिंस द पोएम विद एन एड्रेस टू एब्सेंस, यानी कि उन्होंने इस पोएम की शुरुआत ही की है जिसमें उन्होंने एब्सेंस को एड्रेस किया है यानी कि संबोधित किया है। विच हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, जिसे जो है पर्सोनिफाई किया गया है एज ए डेटी एंड अ स्पिरिट, एक डेटी या फिर एक स्पिरिट के रूप में। लाइक अदर लिरिक्स, यानी दूसरे लिरिक्स की तरह, डन के दूसरे लिरिक्स की तरह, दिस पोएम इज ऑल्सो अ मोनोलॉग, ये पोएम भी एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति ही बोलता है। द लाइन्स वैरी, हालांकि इस पोएम की लाइन्स जो हैं वो बदलती रहती हैं, बट द रिदम एंड मेलोडी हैज़ बीन मेंटेन, लेकिन रिदम और मेलोडी जो है वो मेंटेन रहती है पूरी पोएम में। द सिमली ऑफ द रिच मैन to express the idea of secrecy in love is very beautiful and appealing। और जो सिमिली इस्तेमाल की गई है रिच मैन की, क्या करने के लिए, जो है जो आइडिया है सीक्रेसी का, यानी प्रेम की जो सीक्रेसी का जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो बहुत ही खूबसूरत और अपीलिंग है। तो देखिए कहाँ पर है, नीचे दो लाइन जो है पोएम से ही ली गई है। लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर, तो जिस जिस तरह की जो है जो कोई अमीर लोग होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा प्लेजर मिलता है, ज़्यादा खुशी मिलती है अपने ट्रेजर को यानी अपने खजाने को छुपा कर रखने में, बजाय कि उसे हैंडल करने में यानी उसे खर्च करने में या लोगों को दिखाने में। तो उसी तरह जो है जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो भी अपने प्यार का दिखावा नहीं करते बल्कि उन्हें छुपा कर रखते हैं। In fact, his imagery begins to define his ideas by intellectual parallels। बल्कि ऐसा है कि जो इनकी इमेजरी है वो डिफाइन कर रही है उनके आइडियाज़ को बाय इंटेलेक्चुअल पैरेलल, यानी जितने हाई प्रोफाइल जितने हाई फाई इनके आइडियाज़ हैं, इनकी इमेजरी भी उसी के लेवल की है। ऑन द होल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल लिरिक ऑफ डन। और अगर सब मिलाकर कहा जाए तो ये पोएम जो है वो जॉन डन का वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल लिरिक में से एक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक करिए और अगर मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।